जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल। मैं इंजीनियर अजय गुप्ता आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कल हमने कंडीशनल सेंटेंस में आपको ये बता दिया था कि जितने भी कनेक्टर्स हम वेरी कराते हैं, बार बार कनेक्टर्स हम चेंज करते हैं, तो कनेक्टर्स के चेंज करने पर सेंटेंस के टेंसेस के अंदर भी बदलाव आते हैं। तो वो बदलाव किस बेसिस पे आते हैं, इसको कल हमने क्लास में समझाया सिखाया था, तो आशा करता हूँ आपको समझ में भी आया होगा। हमने कल लास्ट हेडिंग डाली थी कि व्हेन द एक्टिविटी बिलोंग्स टू यूनिवर्सल ट्रूथ, तो क्या करते हैं, वी हैव टू मेंटेन द बोथ सेंटेंसेस इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर कभी लगे कि दोनों एक्टिविटी यूनिवर्सल ट्रूथ को रिप्रेजेंट कर रही है, तो फिर उसको दोनों को हम प्रेजेंट के इंडेफिनिट में ही मेंटेन करते हैं। हम किसी एक को फ्यूचर इंडेफिनिट मेंटेन करने का प्रयास नहीं करते। जबकि वाई पहले इसके क्या होता था कि when two sentences are in future, then one should be in present, another should be in future, right? Main sentence will be in future and subordinate clause will be in present. But here when we have some kinds of universal truth, then we have to maintain the sentences in present indefinite, both sentences, right? एक सेंटेंस, एक एग्जांपल और लिखता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बस रिकनेक्ट के लिए आप लिख दे रहा हूँ। मैंने कहा एज द फेस्टिवल as the festival approaches, as the festival approaches, the number of customers the number of customers increases। ध्यान रखना, यहाँ पे इंक्रीज मत लिख देना भैया, क्योंकि इंक्रीज गलत हो जाएगा। वजह, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, ऑफ एक प्रेपोजिशन होता है, ये बात पता है आपको। प्रेपोजिशन के बाद एक आता है ऑब्जेक्ट, उसका ये रहा उसका ऑब्जेक्ट। प्रेपोजिशन के पहले जो लिखा गया यही इसका क्या है, सब्जेक्ट है। और नंबर सब्जेक्ट कैसा हुआ, सिंगुलर। नंबर का मतलब संख्या, न कि संख्याएं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगेगा, तो इंक्रीजेस सही है, इंक्रीज गलत है। तो कह रहा है कि एज द फेस्टिवल अप्रोचेस, जैसे ही त्यौहार आते हैं, आपने देखा होगा कि जब भी त्यौहार आते हैं तो आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं जो मार्केट में भीड़ होती है बढ़ जाती है। क्यों? चूंकि भाई फेस्टिवल्स हैं तो लोग निकलेंगे बाहर, शॉपिंग करेंगे, तो भीड़ ज़्यादा बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो ये एक ट्रुथ है, हालांकि ये एक जनरल ट्रुथ है, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं, ध्यान रखिएगा। यूनिवर्सल ट्रुथ और जनरल ट्रुथ में एक फ़र्क होता है। फ़र्क ये होता है बेटा कि यूनिवर्सल ट्रुथ हर केस में सही होता है, हर केस में वैलिड होता है, ठीक है ना। लेकिन जो जनरल ट्रुथ होता है ये हर केस में वैलिड नहीं होता। ये 99% तो वैलिड होता है, बट किसी 1% केस में ये फेल भी हो सकता है। जैसे यही इसको हम जनरल ट्रुथ बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें ये पता है कि इन जनरल ऐसे ही होता है कि जब जब त्यौहार आते हैं लोगों की संख्या, कस्टमर की संख्या मार्केट में बढ़ जाती है। ऐसा ही होता है, हमेशा होता आया है, आगे भी होता रहेगा। लेकिन क्या आप ऐसे इमेजिन नहीं कर सकते कि मान लो अगर कोरोना होता, तो कोरोना के टाइम पे भी बहुत सारे त्यौहार पड़े थे, क्या त्यौहार में भीड़ बढ़ी थी? नहीं बढ़ी थी। क्यों? चूंकि कोरोना था, सबको पता है जान का खतरा है, लोग खुद ही घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। सरकार को बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, लोग खुद ही बाहर नहीं निकल रहे थे। इसका मतलब है भैया कि ध्यान रखना है कि एज द फेस्टिवल अप्रोचेस, जैसे ही फेस्टिवल आते हैं द नंबर ऑफ कस्टमर्स इंक्रीजेस, जो कस्टमर की संख्या होती है वो इंक्रीज कर जाती है। तो ये एक जनरल ट्रुथ है, ये कभी कभी गलत भी हो सकता है। तो मैंने कहा कि ये हो गया कंडीशनल पार्ट, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, और ये हो गया मेन सेंटेंस। तो मेन सेंटेंस भी देखो लिखा है प्रेजेंट में, और सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज भी लिखा है प्रेजेंट में, तो दोनों प्रेजेंट में होना भी चाहिए, राइट। क्योंकि जितने भी ट्रुथ टाइप के स्टेटमेंट होते हैं वो प्रेजेंट में ही होते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए, आइए अब दूसरा हम लोग पढ़ते हैं। व्हेन
मतलब बेसिकली हम इसकी हेडिंग डाल दें पास्ट सब्जेंटिव मूड, पास्ट सब्जेंटिव मूड, ठीक है। देखिए अभी तक आपने एक कंडीशनल पढ़ा जब दो स्टेटमेंट फ्यूचर में होते हैं। मैंने कहा कि हमने पहला केस पढ़ा व्हेन टू स्टेटमेंट्स आर इन फ्यूचर। तो वहां पे आपने देखा डियर कि एक स्टेटमेंट बनता है प्रेजेंट में और एक बनता है फ्यूचर में। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस समथिंग अबाउट सब्जेंटिव मूड। तो आई वुड लाइक टू मेक इट वेरी वेरी क्लियर फर्स्ट कि व्हाट इज मूड एंड व्हाट इज टेंस। मे बी आप में से कईयों स्टूडेंट्स का ऐसा पहली बार हुआ होगा कि आज आप एक नया टर्म सुन रहे हैं मूड, शायद कभी आपने ना सुना हो, क्योंकि अक्सर बच्चे टेंस को ही जानते रहते हैं, मूड को नहीं समझते हैं। तो मैं दो तीन बातें पहले मूड और टेंस में क्लियर कर दूं। जैसे जो मूड होता है भैया और जो टेंस होता है, दोनों में फर्क क्या है? फर्क ये है कि जो मूड होता है ये अनरियलिटी को डील करता है और टेंस होता है वो रियलिटी को डील करता है, ठीक है। मूड होता है अनरियलिटी को डील करता है, टेंस रियलिटी को डील करता है। मतलब आपके सामने जब कोई स्टेटमेंट रियलिटी का पार्ट है तो आप टेंस के साथ जाओ, टेंस के सारे वहाँ पे नियम कानून लगेंगे। लेकिन अगर आपका कोई स्टेटमेंट अनरियलिटी एक्सप्रेस कर रहा है तो फिर आप मूड के साथ जाओ। अब मूड में हमारे पास एक होता है पास्ट सब्जेंटिव मूड और एक होता है प्रेजेंट सब्जेंटिव मूड। ये दो मूड आपको पढ़ना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक है प्रेजेंट सब्जेंटिव मूड और एक है पास्ट सब्जेंटिव मूड। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, दोनों को एक जैसा ही दिखेगा, लेकिन ध्यान रखिए कि प्रेजेंट सब्जेंटिव मूड है और ये पास्ट सब्जेंटिव मूड है। हम आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है? वो पास्ट सब्जेंटिव मूड है। इसमें क्या करना होता है? बेसिकली पास्ट सब्जेंटिव मूड को हम इन जनरल अगर हम बोले इमेजिनेशन, क्या बोल सकते हैं? क्योंकि इमेजिनेशन ही क्या होती है? अनरियलिटी का पार्ट होता है। बोलिए हाँ। हम जब भी कभी इमेजिनेशन करेंगे तो हमें वहां पे पास्ट सब्जेंटिव मूड का मामला लिखना पड़ेगा। अब अगर हम ये समझें कि हम इमेजिनेशन के दौरान पास्ट सब्जेंटिव मूड लिखते हैं तो दो सवाल यहाँ पे खड़ा हुआ कि सर इमेजिनेशन किस तरह की होंगी वो बता दीजिए, कैसी होंगी। हालांकि वो पता भी होगा कैसी होंगी, बट फिर भी हम बताएंगे एक बार। दूसरा, अगर इमेजिनेशन है तो उसको लिखेंगे पास्ट सब्जेंटिव मूड से, तो आखिर पास्ट सब्जेंटिव मूड से कैसे लिखते हैं? आखिर पास्ट सब्जेंटिव मूड में क्या तरीका है लिखने का? ये दो सवाल आपके सामने होंगे। इन दोनों के आंसर हम वन बाय वन कर रहे हैं। आइए, हमने कहा कि हम कभी पहले समझते हैं कि इमेजिनेशन हम कैसे करते हैं। हमने कहा जो इमेजिनेशन होती है भैया, इमेजिनेशन हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम कर सकते हैं प्रेजेंट में खड़े होकर पास्ट की इमेजिनेशन और एक प्रेजेंट में खड़े होकर फ्यूचर की इमेजिनेशन। तो फ्यूचर या प्रेजेंट बात एक ही है, क्योंकि अभी की इमेजिनेशन हो या आने वाले कल की हो, वो दोनों एक ही में बात की जाएंगी। तो कैसे भी आप डिसाइड कर लीजिए, ठीक है। इसका मतलब हम जब भी कभी कल्पना करेंगे तो कल्पना कैसे करते हो? कॉमन सेंस लगाओ। जैसे मैंने एक कल्पना बोला कि यार लास्ट ईयर इस आदमी का सिलेक्शन हो गया होता, लास्ट ईयर इस आदमी का सिलेक्शन हो गया होता, हुआ नहीं। ये हमारी एक कल्पना है कि हो गया होता बट हुआ नहीं। ये एक क्या है? इमेजिनेशन है। अच्छा, ये इमेजिनेशन कब की हुई? पास्ट की हुई। मैंने वही कहा कि हम जब भी कोई इमेजिनेशन करेंगे तो या तो वो इमेजिनेशन पास्ट की होगी या आने वाले कल की होगी। तो आने वाले कल को या करंट टाइम की, मतलब प्रेजेंट की भी हो, तो दोनों एक ही बात में इंक्लूड की जाएगी बेसिकली। जैसे मैंने कहा कि उस वक्त उस व्यक्ति का लास्ट ईयर सिलेक्शन हो गया होता, ये पास्ट की बात हो गई। अब मैं इसको फ्यूचर में बोल दूं कि भाई इस साल इस व्यक्ति का सिलेक्शन हो जाए काश। अभी भी मैं इमेजिनेशन ही कर रहा हूं, लेकिन इस बार इमेजिनेशन पास्ट की नहीं है बल्कि आने वाले कल की है, मतलब फ्यूचर या प्रेजेंट की है। तो इसका मतलब बेटा कि आप इमेजिनेशन को दो भाग में डिवाइड कर सकते हो, एक बीते हुए कल की, एक आने वाले कल की। अगर ऐसा है, ये बात तुमको समझ में आ गई, पहले सवाल का आंसर मिल गया कि सर इमेजिनेशन कैसे करते हैं, कैसे करते हैं। अब बात आती है कि हम इमेजिनेशन वाले सेंटेंस को कभी भी टेंसेस के साथ डील नहीं करेंगे, उसको हम लिखेंगे किससे? मूड से। किससे लिखेंगे?
मूड से लिखेंगे। अगर हम उसको मूड से लिखेंगे तो भैया मूड से लिखने के लिए मूड के अपने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे, आइए उसको समझते हैं। अगर आप ध्यान समझेंगे, इंग्लिश कहती है कि अगर वो इमेजिनेशन फ्यूचर या प्रेजेंट की है तो उसको आप लिखिएगा पास्ट के इनडेफिनिट में। कहाँ लिखिएगा? पास्ट के इनडेफिनिट। क्या टेंस में ऐसा होता था? क्या टेंस में ऐसा होता था कि हम प्रेजेंट या फ्यूचर की इवेंट को क्या पास्ट में लिखते थे? नहीं, ऐसा टेंस में नहीं होता था, क्योंकि वहां रियलिटी का पार्ट था। यहाँ डियर इमेजिनेशन का पार्ट है। तो अगर इमेजिनेशन का पार्ट है, इसीलिए हम लोग टेंस से उठकर आए हैं मूड के पास। मूड के पास इसका सलूशन है कि भाई अगर तुम्हारी कल्पना फ्यूचर या प्रेजेंट की है तो आप उसको पास्ट के इंडेफिनिट में बनाइए। ये मूड की अपनी थ्योरी है, ये टेंसेस से कोई मतलब। जबकि टेंस में बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि किसी फ्यूचर या प्रेजेंट की इवेंट को आप पास्ट में लिख लो, इट इज इम्पॉसिबल, राइट? ये आपको ही पता है। मैं कह रहा हूं कि मूड ये कहता है, पास्ट सब्जेंटिव मूड ये कहता है कि अगर इमेजिनेशन फ्यूचर या प्रेजेंट की हुई देन यूज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। बट इफ द इमेजिनेशन बिलोंग्स टू पास्ट, अगर वो कल्पना प्रेजेंट या फ्यूचर की ना हो करके वो पास्ट की इमेजिनेशन हुई, देन इंग्लिश कहती है कि उसे आप और पीछे लेके जाइए। और पीछे जाओगे तो कहां जाओगे? पास्ट परफेक्ट। अगर इमेजिनेशन पास्ट की हुई तो फिर पास्ट इंडेफिनिट के बजाय आप कहाँ जाएंगे? पास्ट के परफेक्ट में। जबकि आपको पता है कि टेंस में आपने ये सीखा था कि पास्ट की इवेंट को पास्ट के इंडेफिनिट में लिखते हैं, पास्ट परफेक्ट में नहीं लिखते। पास्ट परफेक्ट में हम तब लिखते हैं जब इवेंट पास्ट की ना हो, पास्ट ऑफ पास्ट की हो। याद आ रहा है? कुछ दिन पहले टेंस खत्म किया आपके क्लास में। जब इवेंट पास्ट ऑफ पास्ट की होगी देन यूज पास्ट परफेक्ट, लेकिन अगर इवेंट पास्ट की है देन यूज पास्ट इंडेफिनिट। जबकि यहां क्या बोल रहे हैं? इवेंट पास्ट की है तो इंडेफिनिट लगना चाहिए, लेकिन लगा क्या रहे? परफेक्ट। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मूड एंड टेंस। मूड एक अलग एंटिटी है। वो अलग बात है कि आज तक आप बीए एमए भी कर रहे हैं फिर भी आपको मूड के बारे में किसी ने बताया नहीं। इसके पीछे वजह है डियर, मैं आपको एक बड़ी अच्छी सी बात बताता हूँ। इंडिया में जितनी भी किताबें हैं, आप किसी किताब का नाम मत लीजिएगा, तुम जितनी भी किताब जानते हो, किसी एक किताब के अंदर भी इंग्लिश के मूड नाम का कोई चैप्टर दिया नहीं है। मूड नाम का कोई चैप्टर दिया नहीं है। आपको नहीं लगता कि ये बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है कि मूड को समझाया क्यों नहीं गया? आखिर इंडियन राइटर्स ने क्यों नहीं लिखा? चलो एक राइटर ने नहीं लिखा, दूसरे ने नहीं लिखा, तीसरे ने नहीं लिखा। अपने यहाँ पब्लिकेशंस की कमी है? नहीं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन फिर भी लोग नहीं लिखते। जो भी इंग्लिश की किताब लिखते हैं तो उनको तो ये चाहिए कम से कम कि मूड पर एक चैप्टर बनाया जाए, इसकी डिटेल्ड थ्योरी दिया जाए, ताकि बच्चे को बात समझ में आए कि टेंस क्या है, मूड क्या है। बच्चा तो टेंस और मूड एक के समझेगा, जबकि दोनों एक है ही नहीं, बहुत अंतर है। तो ये पहली बार तो बच्चा सुनता समझता है मूड क्या है, इसीलिए मूड चैप्टर बच्चे को कम समझ में आता है, क्योंकि वो पहली बार समझा सीखा होता है। तो फिलहाल इसकी चिंता बिल्कुल ना करें। आप घटना चक्र के प्लेटफॉर्म पे हैं, तो घटना चक्र जैसा हमेशा कमिटमेंट करता है भैया कि आपको क्वालिटी एजुकेशन देगा, चाहे अपने बुक्स के माध्यम से हो, सॉल्व पेपर के माध्यम से हो, चाहे वीडियो के माध्यम से हो। तो हम लोग जो एफर्ट डाल रहे हैं वो बस आपके लिए बहुत ही कारगर है। बस आप क्या करिए, हर क्लास को पूरी संजीदगी के साथ सुनिए, समझिए, देखिए। मैंने कहा कि अगर इमेजिनेशन फ्यूचर या प्रेजेंट की है देन यूज पास्ट इंडेफिनिट, और अगर इमेजिनेशन पास्ट की है देन यूज पास्ट परफेक्ट। इतनी बात समझ में? पहले छोटी सी बात कि किस इमेजिनेशन को कहाँ बनाएंगे, पहले ये दिमाग में डाल दीजिए कि इमेजिनेशन पास्ट की है, यूज पास्ट परफेक्ट। इमेजिनेशन प्रेजेंट या फ्यूचर की है देन यूज पास्ट इंडेफिनिट। अब बात आती है कि क्या ऐसा हमेशा होगा? नहीं, ऐसा हमेशा बिल्कुल नहीं होगा। अगर ऐसा हमेशा नहीं होगा तो फिर क्या होगा भाई? होगा क्या कि दो तरह की इवेंट होती है कल्पनाओं में, दो तरह की। कौन कौन सी वो समझ लीजिए। एक इमेजिनेशन होती है बेटा, एक होती है प्रोबेबल और एक होती है इम्प्रोबेबल। देखिए, याद रखिएगा, इमेजिनेशन एक होती है प्रोबेबल और एक होती है इम्प्रोबेबल। जो कल्पना हम करते हैं वो कल्पना दो तरह की होती है।
एक होती है प्रोबेबल, एक होती है इम्प्रोबेबल। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सीधा है जो लिखा है कि इम्प्रोबेबल का मतलब जो चीज़ हो ही नहीं सकती, ना आज सत्य है, ना कल थी और ना आगे रहेगी। और एक होती प्रोबेबल है, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी है सही होने की, भले कल सही नहीं थी, आज भी सही नहीं है, बट आगे हो सकती है। जैसे कल आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, आज भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो क्या गारंटी है आगे भी नहीं होगा? नहीं, कोई गारंटी नहीं, आगे हो सकता है। इसका मतलब जो इवेंट आज भले कल्पना का पार्ट है, लेकिन वो प्रोबेबल तो है। लेकिन अब तुम बोलो कि सर सूरज ना पश्चिम से कल भी नहीं उगा था, आज भी नहीं उगा है, क्या आगे उगने के चांसेस हैं? नहीं, कभी नहीं होंगे। न तो सूरज कल पश्चिम से उगा था, ना आज उगा है, और इस बात की गारंटी है कि आगे भी नहीं उगेगा, क्योंकि सूरज का राइज करना ईस्ट से होता है, न कि वेस्ट से होता है। तो ये इम्प्रॉबेबल इवेंट है। तो इसका मतलब जितनी भी इमेजिनेशन होती है उसमें कोई कल्पना ऐसी भी हो सकती है जिसको भले हम आज कल्पना के तौर पर मान रहे हैं, लेकिन आगे चलकर सही हो जाए। भाई आज से 50 साल, 60 साल, 70 साल, 100 साल पहले लोग कल्पना कर रहे होंगे काश हम भी आकाश में उड़ते, तो उनके लिए तो बात क्या थी? इम्प्रॉबेबल थी। अरे यार, तो हम तो आकाश में उड़ नहीं पाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है, वो कल्पना थी, वो उस वक्त सही नहीं थी, लेकिन आज सही, आज लोग आकाश में उड़ रहे हैं, बिना एरोप्लेन के भी उड़ जाते हैं लोग। कौन कौन सा पैरासूट आ गया, कौन कौन सा आइटम आ गया, लोग उड़ जाते हैं। इसका मतलब है कि जो चीज़ आज कल्पना का पार्ट है डियर, आने वाले फ्यूचर में वो चीज़ हकीकत में बदल सकती है। देखिए, तो मैंने कहा प्रोबेबल, अगर इवेंट पास्ट की कोई ऐसी इमेजिनेशन, पास्ट की कोई ऐसी इमेजिनेशन जो इम्प्रॉबेबल हो, क्या हो? इम्प्रॉबेबल हो, तो इम्प्रॉबेबल इवेंट को अगेन कहाँ लिखेंगे? अगेन लिखेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। सुनिए ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं। अगर वो इवेंट प्रोबेबल है तो ही आप उसको पास्ट के परफेक्ट में लिखेंगे, वरना नहीं लिखेंगे। मैं फिर समझा दे रहा हूं पूरी बात को। मैंने ये कहा, सिंपल सी बात कही पहले, कि इमेजिनेशन को आप दो तरीके से डील कर सकते हो। एक तो बीते हुए कल में इमेजिन करो, या एक आने वाले कल में इमेजिन करो। अगर बीते हुए कल में इमेजिन करते हो तो वो पास्ट की कल्पना हो गई, उसको लिखेंगे पास्ट के परफेक्ट। लेकिन ध्यान रखना है कि पास्ट की कल्पना को, ये पास्ट की कल्पना है, इसको पास्ट के परफेक्ट में लिखना है, लेकिन लिखने से पहले एक बार चेक करो क्या ये प्रोबेबल है या इम्प्रोबेबल है। अगर ये प्रोबेबल है तभी आप पास्ट के परफेक्ट में लिखेंगे, भले पास्ट की है। लेकिन अगर ये इम्प्रोबेबल हुई, भले पास्ट की है, लेकिन फिर आप पास्ट परफेक्ट में लिख नहीं पाएंगे। अगर पास्ट की कल्पना इम्प्रोबेबल साबित हुई तो उसको लिखना पड़ेगा पास्ट के इंडेफिनिट। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेने पास्ट। इसका मतलब कि अगर कोई इवेंट पास्ट की है और वो इम्प्रॉबेबल है, तो इम्प्रॉबेबल होने के बाद अब भले वो पास्ट की है, इससे कोई मतलब नहीं, लिखना पड़ेगा इंडेफिनिट में। लेकिन अगर वो इवेंट पास्ट की है और प्रोबेबल है तो फिर आप चुपचाप लिखिए पास्ट का। मैंने इतनी बात करी है, एकदम छोटी सी बात करी है। इस पूरे स्ट्रक्चर में जो बात लिखी गई है, अगर ये बात तुम वास्तव में समझ गए तो एक एक एग्जाम्पल आप सही कर पाएंगे। लेकिन आप, मुझे गारंटी है कि आप लिखी गई बात को पूरी तरह से नहीं समझे हैं। हालांकि एक बार में समझ में भी आएगा भी नहीं, आप वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार देखिएगा, क्योंकि लड़का पहली बार कंडीशन सेंटेंस पढ़ता है तो बात हजम नहीं कर पाता है। और आज आपके कई सारे मतलब ऐसे मिथ, ऐसे अंधविश्वास टूटेंगे जिसको शायद आप पहले कभी सही मानते होंगे। इवन बहुत सारी बुक्स में ये बातें सही लिखी गई हैं, जबकि वो बातें 100% गलत है। तो उनको गलत प्रूफ करने के लिए हम आपको सॉलिड सा रीज़न देंगे। ऐसा तो नहीं कि अजय गुप्ता कोई बात बोलेंगे और आप मान लेंगे। हम चाहते भी नहीं हैं कि मैं कोई बात बोलूं और मेरा लिसनर, मेरा लर्नर्स वो बात मेरी मान ले। नहीं नहीं, मैं मनवाने नहीं खड़ा हूँ। ये कोई ऑटोक्रेटिक कंट्री नहीं है कि हाँ जो मैं कहूँगा वही होगा, नहीं। ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। अगर मैं कुछ बोलने का अधिकार रखता हूँ तो भैया आपके पास भी बोलने का अधिकार है, और आप भी क्वेश्चन रेज कर सकते हैं कि सर मैं आपकी बात सहमत नहीं हूँ। जब आप ये बोलेंगे तो मुझे बेहतर लगेगा, अच्छा लगेगा, चलो कोई तो है जो जिंदा होकर पढ़ रहा है, जो सहमत नहीं। क्योंकि सहमत नहीं है वही बोलेगा जो वास्तव में जिंदा दिल होकर सुन रहा होगा मुझे। बाकी लोग तो डेड नहीं है, बट नॉट लेस देन डेड, क्योंकि वो बातों को सिर्फ मानने बैठे हैं। आजकल गर्मी में कितना ही पानी पियो बट प्यास बुझ नहीं रही। आओ भैया, एक सेंटेंस से बात को शुरू करते।
इफ आई हैव मनी आई वुड बाय दिस कार। अरे जाओ भाई ऊपर। इफ आई हैव मनी आई हो वो लिख दिया मैंने। आई विल बाय दिस कार और फिर मैंने कहा इफ आई हैड मनी कॉमा आई वुड बाय दिस कार। और एक और लिख दिया भैया मैंने इफ आई had money I would have bought this car। ये स्टेटमेंट है। अब ये स्टेटमेंट आपको बताना है। पहली बात तो आपको दो बात समझनी है बेटा। एक ये समझना है कि कहने वाले का मतलब क्या है इन सेंटेंसेस के द्वारा। दूसरा ये समझना है कि क्या इन सेंटेंसेस में कोई एरर है। इनके मीनिंग को भी समझना है और इनके अंदर अगर कोई एरर है तो उसको भी फाइंड आउट करना है भैया। आपके पास 10 सेकंड का वक्त है। 10 सेकंड की विंडो दे रहा हूं, आप चेक करिए और बताइए क्या मामला है। जल्दी भैया जल्दी। चलिए अब मैं आपको समझाता हूं। इफ आई हैव मनी आई विल बाय दिस कार। देखो जो ऊपर सेंटेंस लिखा गया है बेटा ये एक ओपन कंडीशन है। वो ये कह रहा है कि यदि देखो ये सेंटेंस लिखा है सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये लिखा है प्रेजेंट में, बोलिए हाँ। और ये है मेन सेंटेंस कहाँ लिखा है फ्यूचर में। ऐसा कब होता है बेटा? ऐसा तब होता है जब दो सेंटेंस होते हैं फ्यूचर में। याद करिए अभी हम लोग वही पढ़ रहे थे कि जब दो सेंटेंस होते हैं फ्यूचर में तो एक बनता है प्रेजेंट में, एक बनता है फ्यूचर में। कौन बनता है प्रेजेंट में? इफ आई हैव मनी, यदि मेरे पास पैसा होगा, जो कंडीशनल पार्ट होगा बनेगा प्रेजेंट में, तो मीनिंग कहाँ जाएगी? प्रेजेंट फ्यूचर में। तो मीनिंग क्या निकालेंगे आप? यदि मेरे पास पैसा होगा देन आई विल बाय दिस कार, तो मैं इस कार को खरीद लूंगा। किसी ने कहा भाई कार अच्छी लग रही है, बोले ठीक है ले लेंगे, पैसा आने दीजिए, मतलब पैसा आ जाएगा मैं ले लूंगा। बोलते नहीं भाई पैसा आने दीजिए, बस भेज रहा हूँ आपको, मतलब पैसा जैसे ही आ जाएगा मैं आपको भेज दूंगा। इसका मतलब ये ओपन कंडीशन है, इसमें कोई हिडन कंडीशन नहीं है। साफ साफ इंसान बोल रहा है कि आप वेट करिए, यदि पैसा आ जाएगा आज मैं पक्का आपको भेज दूंगा। दिस इज एन ओपन कंडीशन। दैट मीन्स इफ आई हैव, बनाएंगे कहाँ? प्रेजेंट में। मीनिंग कहाँ निकालेंगे? फ्यूचर में। इफ आई हैव मनी आई विल बाय दिस कार। सो ये हो गया फ्यूचर कंडीशनल जो अभी तक आप पढ़ रहे थे जिसके बारे में, ये उसके ऊपर था। आज जो आप पढ़ने जा रहे हैं मूड, जो अभी तक हम चर्चा कर रहे थे मूड की पूरी थ्योरी के ऊपर, तो उस थ्योरी के हिसाब से लिखा है इफ आई हैड मनी आई वुड बाय दिस कार। अब इसका मतलब क्या समझेंगे? मतलब इसका ये हुआ, देखो तुम कंडीशनल क्लॉज को कहां लिखा गया है? ये लिखा गया बेटा पास्ट के इंडेफिनिट में। कैसे पता लगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, चूंकि हैड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है और ये यहाँ पे मेन वर्ब है। यहाँ पे कंडीशनल क्लॉज लिखा गया है पास्ट के परफेक्ट में, बोलिए हाँ। और यहाँ पे लिखा गया है पास्ट में, बोलिए हाँ। हमने अभी कुछ देर पहले बताया, क्या बताया? कि अगर इवेंट पास्ट की है तो सेंटेंस कहाँ लिखा मिलेगा? पास्ट के परफेक्ट में। तो उल्टा सोचो, अगर लिखा मिला है पास्ट के परफेक्ट में तो हम इमेजिनेशन कहाँ की मानेंगे? पास्ट में। अच्छा, अगर लिखा मिला पास्ट के इंडेफिनिट में तो हम इमेजिनेशन कहाँ की मानेंगे? फ्यूचर या प्रेजेंट की। अगर आप ध्यान से देखें, ये लिख के दिया है पास्ट के इंडेफिनिट में, तो इसका मतलब हम ये इमेजिनेशन कब की मानेंगे? हम कब की मानेंगे? फ्यूचर या प्रेजेंट की। जैसी मीनिंग सेट हो जाएगी निकाल लेंगे। आइए इसकी मीनिंग निकालते हैं। ये था ओपन कंडीशन कि यदि मेरे पास पैसा होगा, अभी है नहीं, बस वेट करो, आने दो मैं एक गाड़ी को खरीद लूंगा। किसी ने चलो ठीक कोई बात नहीं भाई। अब ये कह रहा है
यदि मेरे पास पैसा होता, मान लीजिए आप शोरूम में गए हैं कार खरीदने, आप गए हैं कार खरीदने और आपने देखा कि गाड़ी जो आप खरीदने गए थे वो थी 10 लाख की, लेकिन जो गाड़ी आपको पसंद आ रही है वो है 20 लाख की, दुगने का फर्क है। कई बार ऐसा होता है ना, हम जो गाड़ी सोच के जाते हैं वहां पहुंचने के बाद देखते हैं कोई और गाड़ी पसंद आ जाती है, लेकिन वो उसका रेट बहुत ज़्यादा होता है। तो सामने वाले ने कहा जो आपके साथ गया था कि भैया ये गाड़ी ना लेकर के वही गाड़ी लीजिए, बढ़िया गाड़ी है। मैंने कहा भाई देख उतना पैसा नहीं मेरे पास, इतना ही पैसा मैं यही लूँगा। हाँ गाड़ी तो अच्छी है, इसमें दो राय नहीं, तो जो तुम दिखा रहे हो महंगी भी तो है। लेकिन उन्होंने मन में एक सवाल किया या उसके सामने उस लड़के से बोला कि यदि मेरे पास पैसा होता तो मैं इस गाड़ी को खरीद लिया होता। इसका मतलब है नहीं कि था नहीं, है नहीं, क्योंकि करंट में अभी वो खड़ा है प्रेजेंट में शोरूम के अंदर। हम क्या बोलना चाह रहे हैं, यदि मेरे पास पैसा होता बट है नहीं या था नहीं, है नहीं, मतलब बट आई डोंट हैव। इसका मतलब कि ये लिंक कहाँ के कर रहा है, प्रेजेंट की कंडीशन को लेकर रहा है। इसका मतलब ये प्रेजेंट की कल्पना है, केवल है नहीं, बस हम कल्पना कर रहे हैं कि यदि पैसा होता तो मैं खरीद लेता, लेकिन है नहीं मेरे भाई तो नहीं ले पाऊंगा। इसका मतलब ये प्रेजेंट की इमेजिनेशन है। अगर ये प्रेजेंट की इमेजिनेशन है तो हमने लिख दिया इसको पास्ट के इंडेफिनिट में। अच्छा, हमको पता है कि विल शैल, अगर आपको पहले से पता है तो ठीक, वरना मैं बता दे रहा हूं ये जो विल और शैल आप यूज करते हो, ये हम कब लगाते हैं बेटा, हमें जब कभी प्रोबेबिलिटी दिखानी होती है किसी एक्शन की प्रोबेबिलिटी दिखानी होती है, देन वी यूज विल शैल। हम वुड को भी इस कैटेगरी में लाकर खड़ा करते हैं और इससे भी प्रोबेबिलिटी दिखा लेते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि वुड और भी काम करता है बट प्रोबेबिलिटी वाला काम भी कर लेता है। अंतर क्या है कि अगर प्रोबेबिलिटी वो भी दिखाता है ये भी दिखाता है, सर फर्क क्या है? फर्क ये है डियर कि विल शैल जो होता है ये हाई प्रोबेबिलिटी दिखाता है और वुड जो होता है ये लो प्रोबेबिलिटी दिखाता है। याद रखिएगा, विल शैल से हमेशा हम बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी दिखाते हैं। सर आपने कहा कि भाई टुमारो आई विल मीट यू, तो टुमारो आई विल मीट यू का मतलब मेरे मिलने के 100% चांस है, अगर कोई नेचुरल एक्टिविटी डिजास्टर ना हो जाए तो। मतलब प्रोबेबिलिटी पूरी ज़्यादा है कि हम मिलेंगे। इन केस गड़बड़ा जाए, कोई सिचुएशन ऐसी आ जाए जहाँ पे ना आना पड़े मुझे, तो हाई प्रोबेबिलिटी हमेशा विल शैल दिखाता है। हमको पता है कि ओपन कंडीशन में बात तो सही है कि चलो मेरे पास पैसा होगा तो मैं गाड़ी खरीद लूंगा, ओपन है, अभी है नहीं बट खरीद लूंगा पक्का, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो हाई प्रोबेबिलिटी खरीदने की। लेकिन यहाँ तो पैसा है क्या, यहाँ तो कल्पना कर रहा है, कह रहा है यदि मेरे पास पैसा होता तो खरीद लेता, बट है नहीं। अगर है नहीं तो खरीद भी नहीं पाएगा, अगर खरीद नहीं पाएगा तो खरीदने की प्रोबेबिलिटी और बढ़ेगी या घटेगी? आप कहेंगे सर घटेगी। और आपको पता है कि विल क्या दिखाएगा, खरीदने की प्रोबेबिलिटी को बहुत ज़्यादा दिखाएगा, और हमको क्या दिखाना है, खरीदने की प्रोबेबिलिटी को बहुत लो दिखाना है। तो प्रोबेबिलिटी को लो कैसे करोगे, विल का वुड कर देने से। तुमको पता है कि विल लगा दोगे तो प्रोबेबिलिटी बड़ी हाई रहेगी, अगर वुड लगा दोगे तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, बहुत लो हो जाएगी। इफ़ आई हैड मनी आई वुड बाई दिस कार, मतलब यदि मेरे पास पैसा होता तो मैं इस कार को खरीद लेता। अच्छा यहाँ, अब गाड़ी आप खरीद नहीं पाए और आप वही गाड़ी 10 लाख वाली गाड़ी लेके घर आ गए। जब घर आ गए तो होता नहीं, एक मन में कहीं ना कहीं कुंठा तो रहती, यार पैसा होता तो वो गाड़ी खरीदते जा से रहती, क्योंकि गाड़ी वास्तव में मुझे ही पसंद थी, न कि केवल मेरे दोस्त को, लेकिन पैसा था नहीं। उसी के एक दिन के बाद आपके घर पे कोई एक आदमी आए, वही सेम गाड़ी सेम मॉडल सेम कलर लेके आ जाए, जो गाड़ी आपने खरीदना चाहा था बट पैसे कम होने की वजह से नहीं खरीद पाए। वो आदमी आया, आपको लड्डू खिलाने लग गया, भाई लड्डू खाओ, मेरे मैंने गाड़ी खरीदी। बोले कहाँ, कौन सी गाड़ी खरीदी? बोले चलो बाहर दिखाते हैं। बाहर लेके गया, घर के बाहर आपको, आपने देखा वही सेम मॉडल वही सेम कार वही सेम कलर सेम कंपनी। अब बताओ, फिर से यादें आपकी ताज़ा हो जाएंगी? बिल्कुल हो जाएंगी, क्योंकि आपके भी मन था खरीदने का। तो आप मन में आप क्या बोलेंगे, या उसके सामने भी आप ये बात बोल सकते थे कि भाई मेरे पास पैसा नहीं था, मैं भी परसों गाड़ी खरीदने गया था, लेकिन क्या बताएं पैसा पूरा था नहीं, वरना मैं भी यही गाड़ी खरीदता। मतलब यदि मेरे पास पैसा रहा होता, कब कब, पास्ट में, इसका मतलब था नहीं कि है नहीं, था नहीं, क्योंकि इस बार मामला पास्ट का है। अब आप एक दिन के बाद बात कर रहे हो कि यदि मेरे पास पैसा होता तो मैं गाड़ी को खरीद लिया होता, कब, पास्ट में। इसका मतलब पैसा था नहीं कि है नहीं, था नहीं।
इस बार इस फ्रेज का मतलब क्या है, बट आई डिडंट हैव, बट आई डिडंट हैव, मतलब कि कह रहा है कि यदि मेरे पास पैसा होता बट था नहीं उस दिन, वरना मैं खरीद लिया होता बट खरीदा नहीं क्योंकि था ही नहीं पैसा। तो बात समझ में आई कि आखिर पास्ट की इमेजिनेशन और प्रेजेंट की इमेजिनेशन में क्या फर्क है। फर्क ये है, यहाँ पे देखो वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगा है इंडेफिनिट टेंस में, यहाँ हैड के बाद थर्ड फॉर्म लगा है पास्ट परफेक्ट में। अंतर ये है कि एक सेंटेंस में इमेजिनेशन आने वाले कल की हो रही है और एक सेंटेंस में इमेजिनेशन बीते हुए कल की हो रही है। एक कह रहा है कि पैसा होता तो खरीद लेता, बट है नहीं तो नहीं खरीद पा रहा हूं, मैं खड़ा हूं खरीदने और मैं बार बार जिद्दिया रहा है कोई भाई खरीद लो, मैंने कहा भाई चुप रहो यार, कहां से खरीदूं, पैसा है ही नहीं मेरे पास, अगर होता तो मैं खरीद लेता बट है नहीं। अब यही बात 2 दिन के बाद अगर आप सोचेंगे तो आप क्या बोलेंगे कि यदि उस दिन पैसा होता तो मैं गाड़ी को खरीद लिया होता, बट था नहीं तो खरीदा नहीं। तो बट था नहीं मतलब डिडंट है, इसका मतलब ये इवेंट कब की हुई, पास्ट की। और आपने पढ़ा कुछ देर पहले बेटा कि पास्ट की इवेंट को पास्ट के परफेक्ट में लिखते हैं, या उल्टा सोचो, अगर पास्ट के परफेक्ट में लिख के दिया गया है इसका मतलब कल्पना कब की रही होगी, पास्ट की। वही बात यहाँ कि अगर लिख के दिया गया इंडेफिनिट में तो कल्पना कब की रही होगी, फ्यूचर या प्रेजेंट की। तो मीनिंग भी वैसे ही निकालेंगे। मतलब जो लोग मीनिंग नहीं निकाल पा रहे हैं तो बेसिकली वो इस बात को समझ नहीं रहे हैं कि जो सेंटेंस आप लिख रहे हो उस सेंटेंस की मीनिंग आप तब निकाल पाओगे जब आप ये समझोगे कि आखिर परफेक्ट टेंस में हम जब लिखते हैं तो कल्पना पास्ट की होती है, इसका मतलब मीनिंग कहाँ निकालेंगे, पास्ट में। हम इंडेफिनिट टेंस लिखते हैं तो कल्पना फ्यूचर या प्रेजेंट की होती है, तो मीनिंग कहाँ निकालेंगे, प्रेजेंट या फ्यूचर की। तो मीनिंग निकालना आसान काम है अगर आप उसके स्ट्रक्चर को समझ जाओ कि ये कल्पना किस टाइम की होगी। अब वो टाइम कैसे पता लगेगा, उसका स्ट्रक्चर देखकर। अब बात करते हैं इसकी कि साहब यहाँ वुड बाई था, यहाँ वुड हैव बॉट कैसे हो गया, इस वाले मेन सेंटेंस में जो कलाकारी हो रही है। भाई ये कंडीशनल पार्ट था, ये मेन सेंटेंस है, तो इस मेन सेंटेंस में आखिर ये वुड हैव बॉट कैसे हो गया, ये क्यों करना पड़ा। देखो होता क्या भैया कि इन जनरल क्या होता है, इन जनरल मतलब, इन जनरल का मतलब मैं जो बात बोल रहा हूं वो जनरल तो सही है लेकिन हमेशा सही होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। मैंने कहा जो मॉडल्स होते हैं बेटा वो फ्यूचर को रिप्रेजेंट करते हैं, किसको रिप्रेजेंट करते हैं, फ्यूचर को। इन जनरल जितने भी मॉडल्स होते हैं वो फ्यूचर की मीनिंग को कन्वे करते हैं। जैसे मैंने कहा यू विल गो, यू मे गो, यू शुड गो ना, ये सब कहाँ की बात करेंगे, आने वाले कल के लिए। हमने कहा यू शुड गो देयर, तुम्हें वहां जाना चाहिए, कब कब आगे जाओगे आप। हमने कहा यू मे लीव नाउ, अब आप यहाँ से जा सकते हैं, तो कब जाएंगे, आगे। मतलब इन जनरल जो मॉडल्स होती हैं वो इन जनरल फ्यूचर को इंडिकेट करती हैं। लेकिन हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि कोई मॉडल है लिखी गई हो वो मीनिंग फ्यूचर की ना दे बल्कि कहाँ की दे, पास्ट की दे, ये हम चाहते हैं। तो एक काम करिए, इंग्लिश कहती है कि फिर उस मॉडल के साथ आप एक काम करिए, हैव लगाकर थर्ड फॉर्म लिखिए। वैसे क्या होता है, वैसे मॉडल के बाद आने वाली वर्ब हमेशा किस फॉर्म में होती है, फर्स्ट फॉर्म में होती है, बोलिए हाँ। इसका मतलब यहाँ पे तो मॉडल के बाद V1 लिखी जाएगी फर्स्ट फॉर्म में। लेकिन अगर आप चाहते हो कि इस सेंटेंस में जो वर्ब की मीनिंग हो वो फ्यूचर से उठकर कहाँ जाए, पास्ट में, तो आप एक काम करिए, मॉडल और वर्ब के बीच में क्या लगाइए, हैव। अच्छा हैव लगा दोगे तो हैव के बाद जो भी वर्ब आती है किस फॉर्म में आती है, थर्ड फॉर्म में, पता होगा बेटा। हैव के बाद जो भी वर्ब आती है हमेशा थर्ड फॉर्म में आती है, किसी और फॉर्म में नहीं आ सकती, राइट। तो कभी तुमको लगे कि मीनिंग को फ्यूचर से पास्ट करना है तो मॉडल के साथ हैव लगा दो, हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगता ही लगा दो, ऑटोमेटिक मीनिंग कहाँ जाएगी, पास्ट में। एक एग्जाम्पल से इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। अगर आपने कहा यू शुड गो देयर, देखो हमने यहाँ शुड लिखा मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और मैंने जैसा कहा कि इन जनरल मॉडल क्या शो करती हैं, आने वाले मतलब टाइम की मीनिंग को। तो किसी ने कहा कि सर मुझे वहां जाना चाहिए, उसने बुलाया है, तो मैंने कहा भाई जरूर जाना चाहिए, जरूर जाना चाहिए, यू शुड गो देयर, यू शुड गो देयर, कब जाओगे, फ्यूचर में, ये फ्यूचर शो कर रहा है, बोलो हाँ। लेकिन मैंने कहा भैया कि अगर अगर हम इस मॉडल के साथ हैव लगा दें और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दें तो अब ये मीनिंग कहाँ की देगी,
पास्ट की देगी। कैसे देगी? देखो देखो, इसका मीनिंग था कि तुम्हें वहां जाना चाहिए। अब नीचे वाले का पता है मीनिंग क्या है? मीनिंग है उसकी पास्ट। कैसे पता लगा पास्ट? क्योंकि शुड के बाद हैव लगा के थर्ड फॉर्म लगा दिया। अब मीनिंग हो गई तुम्हें वहां जाना चाहिए था। तुम्हें वहां जाना चाहिए ये आने वाले टाइम के लिए है। हम आके नेक्स्ट डे आपसे पूछे कि क्या भाई कल जहां पार्टी में जाना था गए थे आप? तो आपने कहा कि नहीं सर जा नहीं पाया, बड़ा व्यस्त था। मैंने कहा बहुत पागल आदमी हो यार, इतना मोहब्बत से उसने तुमको इनवाइट किया था, तुम गए नहीं, गलत बात है बेटा, तुमको वहां जाना चाहिए था। अब मीनिंग कहाँ चलेगी? पास्ट में। तो मॉडल के साथ हैव लगाते हो और हैव के बाद थर्ड फॉर्म लगाते हो तो इन जनरल वो मीनिंग को पास्ट में लेके जाता है। इन जनरल बोल रहा हूँ बार बार, ऐसा ऑलवेज नहीं होता। इसके लिए पूरी मॉडल्स आपको पढ़नी पड़ेंगी, तभी आप इस बातों को समझ पाएंगे। ठीक है, आइए। तो मैंने कहा क्योंकि ये घटना कब की है? पास्ट की है। कैसे पता लगा? पास्ट के परफेक्ट में लिखा गया है और पास्ट के परफेक्ट में हम उन्हीं इवेंट को लिखते हैं जो घटना कब की होती है? पास्ट की होती है। हमको पता है कि वुड एक मॉडल है, मॉडल बाद फर्स्ट फॉर्म, ये इवेंट फ्यूचर की इवेंट देगी। हम चाहते हैं कि ये रिजल्ट कब का दे? पास्ट का दे। तो अगर ये रिजल्ट पास्ट का दे तो वुड के बाद क्या लगा दो? हैव, और हैव बाद क्या लगा दो? थर्ड फॉर्म। ऑटोमेटिक घटना कब की हो जाएगी? पास्ट की। तो मीनिंग क्या हो गया? यदि मेरे पास पैसा रहा होता, कब? उस दिन, तो मैंने गाड़ी को खरीद लिया होता, कब? उस दिन। दोनों बातें पास्ट की। तो मेरे ख्याल से मैंने पूरे स्ट्रक्चर को समझा दिया भैया कि कैसे ये स्ट्रक्चर बना है, किसमें क्या मीनिंग है, किसमें लिखा गया है, कैसे हम डिकोड कर रहे हैं कि हमें कहीं से ऊपर से ज्ञान नहीं आ रहा है। सेंटेंस को देखकर हम डिसाइड करेंगे कि ये घटना प्रेजेंट की है या पास्ट की है। अगर प्रेजेंट की है तो इंडेफिनिट टेंस में लिखो, अगर पास्ट की है तो पास्ट के परफेक्ट में लिखो। वही बात मेन सेंटेंस पे आ जाओ। मेन सेंटेंस में जो रिजल्ट है, हम मेन सेंटेंस को रिजल्ट क्लॉज बोलते हैं बेसिकली, या रिजल्ट क्लॉज बोल लो, मेन सेंटेंस बोलो, जो बोलना है बोल लो। तो रिजल्ट यहाँ चूंकि प्रेजेंट है इसलिए यहाँ भी प्रेजेंट कर लिया है, लेकिन यहाँ चूंकि पास्ट है इसको उसको पास्ट करना पड़ेगा। चूंकि हम कह रहे हैं कि भाई यदि पैसा रहा होता तो कब खरीदे होते? उसी दिन खरीदे होते, पास्ट में रिजल्ट आता। तो इसको पास्ट करना पड़ा, और पास्ट करने के लिए आपको पता है कि मॉडल के साथ हैव लगा दो और हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगा दो तो सेंटेंस ऑटोमेटिक पास्ट हो जाएगा। मतलब आप बस इस पूरी बात को, ये जो बात लिखी गई ना बेटा, ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। मैंने कहा ना इस बात को पचाना थोड़ा मुश्किल काम है। अभी जैसे जैसे हम लेक्चर में आगे जाएंगे, आप में जितने भी नियम रटे होंगे कंडीशनल में, बहुत सारी किताबों में कंडीशनल को डील करने के लिए नियम लिखे होते हैं, खासकर पास्ट सब्जेक्टिव मूड के लिए। वो पास्ट सब्जेक्टिव मूड नाम का कोई टर्म यूज तो नहीं करते, लेकिन लिखे होते हैं उसी टर्म का नियम कानून। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि जितने भी नियम आप पढ़ते हैं उसमें से आधे आपने गलत पढ़े होंगे। अभी आपका जैसे ये लेक्चर आगे जाएगा, हम कुछ एग्जाम्पल लिखेंगे, ऑटोमेटिकली आप गलत करेंगे, क्योंकि आपने एक माइंडसेट कर रखा है कि ये प्रेजेंट तो ये प्रेजेंट, ये पास्ट तो ये पास्ट। इस तरह से कोई चीज़ होती नहीं है। इस दुनिया में कोई भी चीज़ हार्ड एंड फास्ट नहीं है, मतलब कोई भी चीज़ 100% रूल के ऊपर काम नहीं करती। इसीलिए क्योंकि नेचर ये कहती है कि लर्निंग का स्कोप बना रहेगा। अगर हर चीज फिक्स हो जाएगी बिल्कुल, तो तुम सीखने लायक बचोगे नहीं, तुमको लगेगा सब कुछ सेट हो चुका है, आप क्या सीखेंगे? नहीं, सीखने का स्कोप इसी बात पर निर्भर करता है कि आपकी बनाई हुई चीज हर जगह काम नहीं कर रही है, कुछ जगह फेल हो रही है। इसका मतलब यहाँ कुछ और मामला है, यहाँ कुछ और सीखना पड़ेगा। वो हर वक्त एक स्टेप आपको आगे जाना पड़ेगा सीखने के लिए। इसलिए सीखने का स्कोप हमेशा नेचर में बना रहता है। तो इसीलिए इंग्लिश में भी कोई चीज़ हार्ड एंड फास्ट नहीं कि आप बस कोई चाहोगे ऐसा होगा तो ऐसा होगा, फलाने आएंगे ठिकाने आएंगे, ठिकाने आएंगे फलाने आएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। जबकि ये बात लोग लिखवा देते हैं, किताबों में नियम बनाकर लिखा रहता है कि इफ क्लॉज पास्ट के इंडेफिनिट में है तो मेन क्लॉज में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऐसा किताबों के अंदर नियम लिखा होगा। अगर आपने कोई किताब पढ़ी होगी तो ये नियम आपने भी पढ़ा होगा, क्या कि इफ क्लॉज अगर पास्ट के इंडेफिनिट में है तो मेन क्लॉज में वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगा। इफ क्लॉज में हैड के बाद थर्ड फॉर्म दिया हुआ है तो मेन क्लॉज में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आएगा। ऐसा नियम हर किताब में प्रॉपर लिखा गया है, जबकि मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं। ये बात पूरी तरीके से सही नहीं है, ये बात गलत भी हो सकती है, लेकिन ये बात गलत तुमको तब लगेगी जब आप पूरी बात को समझेंगे कि आखिर कंडीशनल को डील कैसे करते हैं, मेन सेंटेंस को कैसे लिखते हैं, कंडीशनल को कैसे लिखते हैं। आज आपने सीखा कि कंडीशनल सेंटेंस को दो जगह लिखेंगे, एक लिखेंगे इंडेफिनिट में, एक लिखेंगे परफेक्ट में। इंडेफिनिट में तब लिखेंगे जब मामला प्रेजेंट या फ्यूचर का होगा,
परफेक्ट में तब लिखेंगे जब मामला पास्ट का होगा। और आपने ये भी सीखा कि जो रिजल्ट क्लॉज होगा मतलब मेन सेंटेंस को वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म से भी लिखेंगे और वुड है प्लस थर्ड फॉर्म से भी लिखेंगे। वजह वही कि अगर आपको प्रेजेंट या फ्यूचर दिखाना हो तो चुपचाप ऐसे लिख लो, अगर आपको पास्ट दिखाना हो तो ऐसे लिख लो। मैं आपसे आज की क्लास में यही कहकर छोड़ रहा हूं कि आप ये नहीं डिसाइड करेंगे कि ये जहां होगा वही वहां वो भी होगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। इसको अलग डील करेंगे, इसको अलग डील करेंगे। रिजल्ट अगर आपको पास्ट का लिखना है तो पास्ट का लिखो ऐसे, प्रेजेंट का लिखना है तो ऐसे लिखो। एक्शन आपको अगर प्रेजेंट या फ्यूचर दिखाना है तो ऐसे लिखो सेकंड फॉर्म से, और अगर पास्ट का दिखाना है तो फिर हैड प्लस थर्ड फॉर्म से। मतलब दोनों चीजों को अलग अलग आप चेक करके देखेंगे, वह आप दोनों को एक नहीं मानेंगे, डिपेंडेंट नहीं करेंगे। तो हाई हुआ तो हाउ होगा, हाउ होगा तो हाई हुआ, ऐसा नहीं करेंगे, ये गलत तरीका है। इस तरीके से अगर आप पढ़ रहे हैं तो फिर बेटा फिर आप बहुत गलत कर रहे हैं। तो कल की क्लास में आपका नशा भी उतर जाएगा अगर आप इस तरह से पढ़ते आए हैं तो, प्रॉमिस कर रहा हूँ। बस कल की क्लास में जो कंटेंट हम पढ़ाएंगे बढ़िया से जाके उसको देखिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना, थैंक यू सो मच।